बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बात कर चुके थे। अगर आपको याद हो, आइडेंटिफिकेशन गवर्नमेंट एक्शन, गवर्नमेंट ग्रांट है या नहीं है। तो गवर्नमेंट एक्शन को सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है स्पेसिफिक टू एंटिटी, तो उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस। और अगर उस गवर्नमेंट असिस्टेंस में हम अपने पास रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होते हुए देख रहे होंगे तो वो कहलाएगी गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है। और अगर सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हमें फ्री एडवाइस या टेक्निकल सपोर्ट मिल रही होगी जिसकी हम अपने ऊपर कोई वैल्यू प्लेस होती हुई नहीं देख पाएंगे, तो उसको हम कहेंगे गवर्नमेंट असिस्टेंस, जिसको हम अपने स्टेक होल्डर्स पता होगा, जो लोग हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अपना इंटरेस्ट रखते हैं, उनको हम डिस्क्लोजर देंगे। डिस्क्लोजर मतलब डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ये बात उनको बताएंगे कि हमें गवर्नमेंट की असिस्टेंस मिली है, लेकिन उसको हम फाइनेंशियल इम्पैक्ट के तौर पर एसओ, सीआई और एसओएफपी में रिपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसको हम बतौर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे। लेकिन गवर्नमेंट ग्रांट को हम बतौर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जब गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगी तो कैश या बैंक डेबिट होगा, कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट होगा, कोई लाइसेंस क्या होगा, डेबिट होगा। तो उसकी बाकायदा क्या बन रही होगी, डबल एंट्री। ठीक है। तो ये तमाम कल का डिस्कशन आपको याद है। आपने घर जाने के बाद इस सवाल को फिर से देखा, स्टडी टेक्स्ट देखी, हफ्ते को आपका टेस्ट लेते हैं टेस्ट, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जितना पड़ा उसका टेस्ट। ऐसे ही आप चलेंगे, वरना आप नहीं चलेंगे, है ना। बोला सर टेस्ट में क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, अच्छा ही होगा। अच्छा चले। अच्छा जी, अब अगला मरहला है हमारे पास जिसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो क्या है, जब आप गवर्नमेंट एक्शन को बतौर गवर्नमेंट असिस्टेंस आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्पेसिफिक टू एंटिटी होने की वजह से, फिर उसमें अगर आप ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स भी देखते हैं तो उस गवर्नमेंट असिस्टेंस को आप गवर्नमेंट ग्रांट आइडेंटिफाई करते हैं। तो अब उस ग्रांट की आपको टाइप्स देखनी। गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के लिहाज से दो टाइप्स हैं। क्या कहा, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग के लिहाज से दो टाइप्स हैं। एक कहलाएगी ग्रांट फॉर एसेट और एक कहलाएगी ग्रांट फॉर इनकम। क्या, ग्रांट फॉर एसेट, ग्रांट फॉर इनकम। ठीक है जी। तो IAS 20 ने ग्रांट रिलेटेड टू एसेट, हम टैक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं बेटा, ये भी कमाल है। हाँ, आपको मैं एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, अगर आप कहें तो, इन पे नहीं, जनरली। अभी मैंने रिसेंटली आपको कुछ दिनों पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में जो नया टॉपिक, डेफिनेशन जो आपको पहले आती है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में आपने नया टॉपिक कौन सा सीखा, डिस्पोजल। डिस्पोजल का मतलब क्या होता है वैसे, डिस्पोजल, डिस्पोज ऑफ करना, किसी चीज को उठाकर फेंक देना, यही मतलब होता है ना। डिस्पोजेबल ग्लास, तो क्या मतलब डिस्पोजेबल ग्लास का, यूज करने के बाद फेंक दिए। इतनी गहराई में जाके क्या लिख रहे हो भाई तुम, मुझे लगा तुम सो गए, कंफर्म करना पड़ा मुझे। तो लतीफे कैसे बनते हैं ये मैंने जिंदगी में एक्सप्लोर किया था क्लास में। तो टॉपिक चल रहा था क्लास में डिस्पोजल का, और वो उनकी तरह एक बच्चा फ्लाइट मोड पे था। ठीक है।
तो क्लास में हर एंट्री आपने देखा डिस्पोजल जब मैं सिखाता हूं तो हर एंट्री में बार बार क्या आता है? डिस्पोजल। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। अक्यूमुलेटेड डेप्शन डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। लॉस डेबिट, डिस्पोजल क्रेडिट। गेन क्रेडिट, डिस्पोजल डेबिट। तो डिस्पोजल डिस्पोजल डिस्पोजल, क्लास में बार बार एक ही लफ्ज गूंज रहा था, क्या? डिस्पोजल। ठीक है, तो जबान पे क्या था? डिस्पोजल। एक बच्चा फ्लाइट पे था, उससे मैंने एक सवाल पूछा, वो वहीं गुम था। तो मैंने गुस्से में उससे पूछा, यार तुम्हें मैं पढ़ाता हूँ कहाँ जाता है? तो वो कहता है सर डिस्पोजल अकाउंट। कौन से अकाउंट? अब असल में वो समझा गया ये भी कोई सवाल है जिसका जवाब क्या है? डिस्पोजल। तो मैंने कहा सच है तुमने यार, जहां था वही है। शुक्र है कोई अकाउंट तुमने मेंटेन तो किया नहीं। चलें, बहरहाल जाने दे, आप पे नहीं था। चल पढ़ लेते हैं भाई। तो एक ग्रांट है रिलेटेड टू एसेट और एक है रिलेटेड टू इनकम। तो जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है वो क्या है? ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को IAS 20 ने डिफाइन किया। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट को IAS 20 ने डिफाइन किया। इसका मतलब जो ग्रांट रिलेटेड टू एसेट की डेफिनेशन में फॉल ना करे फिर वो कहलाएगी ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। ये वही वाला तरीकाकार है, मैंने बोला प्राइवेट कंपनी डिफाइन है, पब्लिक कंपनी डिफाइन नहीं। पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी विच इज नॉट अ, ये वही वाला तरीकाकार है। तो ये आप देख लें, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम आर गवर्नमेंट ग्रांट्स अदर देन दोज रिलेटेड टू एसेट। इसका मतलब अगर ग्रांट आइडेंटिफाई हो जाती है लेकिन रिलेटेड टू एसेट आइडेंटिफाई नहीं होती तो फिर उसको ग्रांट रिलेटेड टू इनकम कहा जाएगा। इसको मैं आसान लफ्जों में और डिफाइन कर देता हूं। एक्सपेंडिचर कितनी किस्म के होते हैं? 2 किस्म के। एक कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम फॉरेन चार्ज करते हैं, कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम संभाल के रखते हैं, कैपिटलाइज करते हैं, एसेट मानते हैं और फिर ओवर द पीरियड कंज्यूम होने की वजह से हम उसको बनाते बिलाकर क्या है? एक्सपेंसिव। ये सारी बातें याद है ना आपको? पता है या नहीं है? बताइए। तो आसान लफ्जों में ग्रांट रिलेटेड टू एसेट एक तरह से कैपिटल नेचर की ग्रांट है। क्या है? यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर को परफॉर्म करने के लिए। और जो ग्रांट रिलेटेड टू इनकम है वो किसी ऐसे खर्चे को फाइनेंस करने के लिए होगी या ऐसे खर्चे को सपोर्ट करने के लिए होगी जो कि आपका आम तौर पर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो अगर मैं कहूँ एम्प्लॉइज की, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, आपको जनरल पहचान दे रहा हूँ, बट टेक्निकल डेफिनेशन तो आपके सामने आएगी। अगर मैं कहूँ एम्प्लॉइज की सैलरी को कंपनसेट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या मिली है? ग्रांट मिली है। तो सैलरी हमारा क्या है? सैलरी हमारा क्या है? एक्सपेंस। और उसको हम कहाँ ले जाते हैं? प्रॉफिट एंड। इसका मतलब सैलरी को आप क्या मानते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो फिर ये ग्रांट रिलेटेड टू एसेट हुई या ग्रांट रिलेटेड टू इनकम हुई? रिलेटेड टू इनकम भी बोल सकते हैं, रिलेटेड टू एक्सपेंस भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक्सपेंस खर्च होता ही क्यों है? इनकम को जनरेट करने के लिए। अगर आप बुनियादों से सीखेंगे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, बुनियाद रिकॉल नहीं करेंगे सीखने में परेशानी हो। अगर मैं कहूँ कि किसी इलाके में फैक्ट्री लगाने के लिए गवर्नमेंट पैसा दे रही, तो फैक्ट्री क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। फैक्ट्री क्या है? एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। तो अब ये ग्रांट क्या है? ग्रांट फॉर एसेट या ग्रांट रिलेटेड टू एसेट।
ये एक आम जबान में मैंने बात कर दी। अब टेक्निकल बातें सारी यहां से हों। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट आर गवर्नमेंट ग्रांट्स whose primary condition is that an entity qualifying for them should purchase। आज आपको पैसे दिए क्या खरीदने के लिए? एसेट। आवाज नहीं आई। या आज आपको पैसे दिए कि आप क्या कंस्ट्रक्ट करें? एसेट, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, प्रॉपर्टी। देखो अब इसका मतलब ये हुआ कि पहले टॉपिक कौन सा हुआ? प्रॉपर्टी, और बाद में टॉपिक कौन सा हुआ? गवर्नमेंट ग्रांट। सोचिए जरा इस बात को, ठीक है जी। और अदरवाइज एक्वायरिंग अ लॉन्ग टर्म एसेट, कोई सा भी लॉन्ग टर्म एसेट हासिल करना, एक्वायर करना, जैसे लाइसेंस एक्वायर करते हैं। लाइसेंस इनटेंजिबल एसेट है, लेकिन है वो भी लॉन्ग टर्म, नॉन करंट एसेट। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर वो ग्रांट जिसकी बुनियादी शर्त क्या? बेसिक कंडीशन, असल कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन। बेसिक कंडीशन, प्राइमरी कंडीशन क्या हो? कोई एसेट परचेज कर, कोई एसेट कंस्ट्रक्ट करना, कोई एसेट एक्वायर करना। गवर्नमेंट कहती है जी अगर आप अपने बिजनेस की जो डिलीवरी व्हीकल्स हैं, डिलीवरी व्हीकल्स, या अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस है, वो कहते हैं अगर आप अपनी बसेस रिप्लेस करके ईवीज क्या कर लें, परचेज कर लें, ईवी बस, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, तो हम आपको 50% एक्सपेंडिचर रीइंबर्स करते हैं। तो इसका मतलब इस ग्रांट का मिलना कंडीशनल है किस बात पर? ईवी बस परचेज करने। गवर्नमेंट कहती है अगर आप फला रूरल एरिया के अंदर फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट करते हैं, फला रूरल एरिया में क्या करते हैं, और 500 लोगों को क्या करते हैं, एम्प्लॉय करते हैं, तो हम आपको कहते हैं ग्रांट। लेकिन प्राइमरी बात क्या है? फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर। गवर्नमेंट कहती है जी अगर आप स्कूल बनाते हैं तो हम आपको जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जमीन मिल गई बतौर ग्रांट के तौर पर। समझे बात या नहीं? बहरहाल सब्सिडरी कंडीशन में ऑल्सो भी अटैच रिस्ट्रिक्टिंग द टाइप और लोकेशन ऑफ द एसेट। भाई फला इलाके में लगाना है, गवादर में फैक्ट्री लगाओगे तो ग्रांट है, ठीक है जी। पसनी में लगाओगे तो क्या होगा? ग्रांट है, यानी मतलब पसमानदा इलाके। तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही है। सिंध हुकूमत कह रही है लाड़काना में लगाओगे तो ग्रांट मिलेगी। समझे बात या नहीं? इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट चाहती है एम्प्लॉयमेंट पहुंचे उन इलाकों तक जहां फैक्ट्रीज नहीं है। तो गवर्नमेंट आपको एक तरह से सपोर्ट दे रही है ताकि गवर्नमेंट अपने मुख्तलिफ गोल्स क्या कर सके, अचीव कर सके। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है वो आपको ग्रांट देने के साथ साथ एसेट वाली प्राइमरी कंडीशन के साथ साथ सब्सिडरी कंडीशंस भी आप पर इंपोज कर सकती, ठीक है जी। अच्छा, subsidiary condition may also be attached restricting the type, location of the asset or the periods during which they are to be acquired or held। acquired मतलब इतने साल में हम आपको, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, क्या है आप? एक कौन है? अगर आप फला बीमारी के लिए वैक्सीन बना लेते हो 6 महीने के अंदर अंदर, तो आपके एक्सपेंस को हम क्या कर देंगे? फाइनेंस कर देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये काम आपने अचीव करना है 6 महीने के। अगर लेट हो गए तो फिर आप ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हुए। लेकिन बनाना क्या था? वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? रेसिपी। रेसिपी क्या है? फार्मूला। उसके पीछे क्या होगी? इन्वेंशन। इन्वेंशन को हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट। IS 38। लेकिन अभी आपके कोर्स में IS 38 नहीं है, वो तो यहाँ से वापस वहाँ चला गया। तो बता, मैं आपको एग्जाम्पल्स देके कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? गवर्नमेंट की कंडीशन ये भी हो सकती है कि एसेट जो है वो 6 महीने में
बन जाना चाहिए। अगर आपने बना लिया तो हम आपको क्या करेंगे, ग्रांट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये फैक्ट्री जो आपने बनाई है, कंस्ट्रक्ट की है, खाली बनाना नहीं है, इसको 5 साल तक चलाना भी है। तो कम से कम 5 साल तक ये फैक्ट्री चलनी चाहिए, ऑपरेशनल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बनाकर क्या कर दिया, बंद कर दिया। जैसे आप देखें गवर्नमेंट के पावर प्लांट्स हैं, कितने ही पावर प्लांट जो गवर्नमेंट के इस वक्त क्या पड़े हैं, बंद पड़े। क्यों बंद पड़े, क्यों बंद पड़े पता है आपको? प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलाकर पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 40,000 मेगावाट के करीब करीब पहुंच गई। पाकिस्तान की जरूरत कितनी है, 24,000 मेगावाट के करीब, 25,000 मेगावाट के करीब। तो इसका मतलब यह है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, ज्यादा है। फिर हम लोड शेडिंग क्यों देख रहे हैं? इसलिए कि सरकारी पावर प्लांट बंद पड़े हैं। क्यों बंद पड़े हैं? अगर वो चलाएंगे तो उसके चलाने के लिए आपको ऑयल चाहिएगा, ऑयल चाहिए होगा तो ऑयल की इंपोर्ट में क्या होगा? तो ऑलरेडी आप अगर सरकारी प्लांट चलाएंगे तो फिर जो आईपीपी से आपने क्या किए हुए, कॉन्ट्रैक्ट किए हुए, उनको आपने बगैर बिजली बनाए भी क्या देने, पैसे देने। तो आप अपने पास बिजली बनाएंगे, अपनी बिजली बेचेंगे, उनको बिजली बनाए बगैर क्या करेंगे, पेमेंट्स करेंगे। तब आप कर क्या रहे हैं, खुद नहीं बना रहे, उनसे बनवा रहे हैं और उनको पैसे दे रहे हैं। ये क्या है? अब मैं कहीं और निकल जाऊंगा फिर लॉकडाउन के वो चीज़ें और दीगर चीज़ें कि भाई गवर्नमेंट ये क्यों जहाँ जहाँ फ्यूल या ऑयल की कंजम्पशन आ रही है उन तमाम एक्टिविटीज़ को स्लो क्यों किया हुआ है गवर्नमेंट? ऑयल बचाने के लिए जी। हाँ, हालांकि 2 साल पहले जामशोरो पावर प्लांट को उन्होंने रीस्ट्रक्चर फिर से किया था, सारे इक्विपमेंट्स, सारी डिवाइसेस दोबारा उसको 1 महीना चलाया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाने के बाद फिर क्या कर दिया, बंद कर दिया। खैर, तो बहुत कुछ है, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन अभी हमारी गुफ्तगू ये थी कि अगर आपको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट मिली है किसी नॉन करंट एसेट को परचेज करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए या एक्वायर करने के लिए, ठीक है, और उसके साथ सब्सिडरी कंडीशन क्या हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट, कितने अरसे में ये एसेट बनना चाहिए, कितने अरसे इसका ऑपरेशनल रहना क्या है, ज़रूरी है, ये तमाम कंडीशंस जो हैं वो सेकेंडरी। तो ग्रांट आइडेंटिफाई हो जाएगी, ग्रांट आइडेंटिफाई हो जाएगी, ग्रांट फॉर एसेट। और अगर आपको इनमें से कोई बात नज़र नहीं आ रही तो फिर ग्रांट फॉर एसेट नहीं होगी, ग्रांट फॉर इनकम होगी। ये आपके सामने मैंने ग्रांट फॉर एसेट अभी नाम लिया मैंने किस चीज़ का, ग्रांट फॉर इनकम और एक्सपेंस क्या नाम दिया, रेवेन्यू ग्रांट, ठीक है। अब अगर आपको समझ में आ जाता है तो आप इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बताएं कि कौन सी ग्रांट फॉर एसेट है और कौन सी ग्रांट फॉर इनकम है। पहला पॉइंट मैं पढ़ता हूं, अब लफ्ज क्या आया है, जस्ट। अब एक्सप्लेन बोला, ये जस्ट क्या मांगी, आइडेंटिफिकेशन। कल क्या मांगा था, एक्सप्लेनेशन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हमने वो अल्फाज जोड़े, स्पेसिफिक टू एंटिटी, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेस, वैल्यू प्लेस्ड अपॉन द एंटिटी, तो हम नंबर ले सके, ठीक है ना। ग्रांट बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट एंड इंस्टॉल न्यू पावर जनरेशन प्लांट इन। आप कौन है, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, प्राइवेट बिजली बनाते हैं। गवर्नमेंट कहती है तुम बिजली बनाओ, तुम प्लांट इंपोर्ट करो, हम तुम्हें क्या देंगे, तुम्हें ग्रांट भी देंगे, तुमसे बिजली भी खरीदेंगे। और अगर तुम्हारा प्लांट आइडिल पड़ा रहा, आइडिल, तो आइडिल पड़े रहने के भी क्या देंगे, तुम्हें पैसे देंगे। ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हमारे मुल्क में, ठीक है।
तो ग्रांट फॉर बाय फेडरल ऑन कंडीशन टू इंपोर्ट, तो क्या यहां गवर्नमेंट ग्रांट किस शर्त पे मिल रही है? नया प्लांट इंपोर्ट करने पर, उसको इंस्टॉल करने पर। तो खाली इंपोर्ट करना काफी होगा, इंपोर्ट करके इंस्टॉल भी करना होगा। तो इस शर्त पे क्या मिलेगी? ग्रांट। क्या है ये ग्रांट? क्या इसमें आपको नया प्लांट खरीदना है? तो परचेज ऑफ एसेट यहां कंडीशन है या नहीं है? तो ये कौन सी ग्रांट है? ग्रांट फॉर एसेट। ग्रांट बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ही है। आवाज नहीं आई? कल गवर्नमेंट की डेफिनेशन पढ़ ली थी ना हमने। ऑन कंडीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ फैक्ट्री इन स्पेसिफिक, ये है सब्सिडरी कंडीशन, ये है प्राइमरी कंडीशन। यानी असल में क्या है? क्या हासिल करना है? क्या कंस्ट्रक्ट करना है? फैक्ट्री। फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट भी करनी है और ऑपरेट भी करनी है, लेकिन कहाँ? कहीं भी या किसी स्पेसिफाइड एरिया, तो आप एलिजिबल होंगे। तो इस ग्रांट की प्राइमरी कंडीशन क्या है? कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन। किस चीज का? फैक्ट्री। ग्रांट बाय स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर कंडक्टिंग अ फुटबॉल लीग एक इवेंट है। फुटबॉल लीग एक स्टेडियम बनाने के लिए ग्रांट मिली है। हाँ, अगर ग्रांट स्टेडियम बनाने के लिए मिली होती तो हम बोलते ग्रांट फॉर एसेट। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ग्रांट मिली होती तो हम बोलते ग्रांट फॉर एसेट। आवाज नहीं आई? लेकिन यहां एक इवेंट करवाने के लिए क्या मिली है? तो इसका मतलब इस ग्रांट में सिर्फ वो इवेंट, इस ग्रांट के बदले सिर्फ क्या होना है? एक इवेंट होना है। तो ये ग्रांट फॉर एसेट नहीं है, ये ग्रांट फॉर इनकम। ग्रांट बाय मिनिस्ट्री ऑफ मैन पावर, ये कौन सी मिनिस्ट्री है? जो लेबर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। फॉर मेंटेनिंग लो लेबर टर्नओवर इन, क्योंकि आपने पिछले 5 साल के अंदर अपने पास लेबर को सबसे ज्यादा क्या किया है? होल्ड किया है। और आपके पास से लेबर का रेशो, जाने का रेशो बहुत, टर्नओवर कैसे बोलते हैं? आना और जाना। तो आपके बहुत से इदारे ऐसे होते हैं जहां लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत जल्दी जॉब छोड़ देते, वहां काम नहीं करते, ज्यादा अरसा नहीं रह पाते। ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ये देख रही है कि इस इदारे में जो एम्प्लॉयज हैं वो रिटेन है। तो गवर्नमेंट इस बात को देखकर क्या दे रही है? तो जिस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट आपको ग्रांट दे रही है, वो एक्ट किसी एसेट की एक्विजिशन या उसका ताल्लुक एम्प्लॉयज की सैलरी से। तो ये ग्रांट भी क्या हुई? ग्रांट फॉर इनकम हुई। आइए कल वाले एक पॉइंट को समझते हैं। ये ग्रांट आपको पास्ट एक्शन पे मिल रही है, फ्यूचर एक्शन? हाँ, पास्ट एक्शन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रांट कब मिल रही है? आज। किस बात पर? माजी में आपने लेबर टर्नओवर क्या रखा? मेंटेन रखा। सही है? तो ये भी क्या है? ग्रांट फॉर, ये भी क्या है? ग्रांट फॉर इनकम। क्यों है? क्योंकि ये ग्रांट फॉर एसेट नहीं है। सिंपल। ये ग्रांट फॉर एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रांट फॉर इनकम नहीं है। ये ग्रांट फॉर एसेट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें प्राइमरी कंडीशन एसेट का परचेज करना, कंस्ट्रक्ट करना या एक्वायर करना नहीं है। दिमाग को सही करो। ठीक है? जवाब दें। अच्छा, अब इस स्टैंडर्ड के अंदर आइडेंटिफिकेशन वाला मरला हो गया, अब अकाउंटिंग वाला मरला शुरू है, और बहुत आसान टॉपिक है। इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, मैचिंग कॉन्सेप्ट की एप्लीकेशन मांगी गई है। अब आप मुझे बताएं, क्या कह रहा हूं बेटा? इसमें कुछ भी नहीं मांगा गया, मैचिंग
कॉन्सेप्ट की क्या मांगी गई है? एप्लीकेशन। जी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारे दोस्त बताएंगे हमें, राव साहब जी। बुनियादों के बगैर कोई गुजारा नहीं है। जी दोस्त, हाँ हाँ, आपको तो जगाना है, क्योंकि आप तो मुझे अब भी जागे हुए नजर नहीं आ रहे। जी रेवेन्यू और रेवेन्यू एक्सपेंस को मैच करना, बस इतनी आसान सी बात थी। देखो यार, तुमसे नहीं बोली गई, देखो सिर्फ यही बात है। जी दोस्त, राहिम बताओ। अरे जी, जगाओ जगाओ। मैचिंग कॉन्सेप्ट, आ रहा हूं, फिक्र नहीं करो, आखिर में तुम्हारी तरफ आऊंगा। मुझे लग रहा है सबसे तुम्हारे पास ही पहुंचूंगा मैं आखिर। जी मैचिंग कॉन्सेप्ट, चलिए इतना बता दें, इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट कंसीडर करना चाहिए? मैचिंग कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले कौन सा कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए, तब ये डेफिनेशन समझ में आती है? ये तो मैचिंग के भी बाद है। प्रूडेंस यहां से सब जगह आ चुका है, यकीन करें। अच्छा ये बताओ, प्रूडेंस कहते हैं किसको है? ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन जवाब प्रूडेंस नहीं है। प्रूडेंस कहते हैं अकल को, वो अकल जो आपको किसी खतरे को आगाह करती है। आपको लगता है मुझे, यानी इट मीन्स कुछ होने जा रहा है, ये वो जो सेंस आता है ना कि कुछ होने जा रहा है, ठीक है, ये प्रूडेंस है। इसको कहते हैं उर्दू में दूर अंदेशी। क्या? अभी बैठकर आपने पेपर अभी दे दिया, रिजल्ट का पहले से पता लग गया, दूर अंदेशी। जी खैर, मेरा सवाल ये था कि मैचिंग कॉन्सेप्ट से पहले एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कंसिस्टेंसी नहीं। अक्रूवल बेसिस ठीक, लेकिन इसके अलावा जो मैचिंग कॉन्सेप्ट का हिस्सा है, अकाउंटिंग पीरियड। क्या? अकाउंटिंग पीरियड। मैचिंग कॉन्सेप्ट का ताल्लुक किससे? इनकम और एक्सपेंस से। एक अकाउंटिंग पीरियड में ज्यादा में ज्यादा उस अकाउंटिंग पीरियड की इनकम आ सकती है, ना पिछले साल की आएगी ना फ्यूचर की आएगी। एक अकाउंटिंग पीरियड में ज्यादा उस अकाउंटिंग पीरियड का एक्सपेंस क्या होगा? मैच होगा। ना पिछले साल का एक्सपेंस यहां आ सकता है, ना अगले साल का एक्सपेंस पे होने की बुनियाद पर आज एक्सपेंस बन सकता है। अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में, अब सब जानते हैं लेकिन फिर भी आपको जगाना पड़ता है, इस अकाउंटिंग पीरियड में अगर अगले साल का एक्सपेंस पेड होगा तो उसको आप एक्सपेंस मान लेंगे या ईयर एंड पे उसको प्रीपेड बोलेंगे? सिंपल। जो एक्सपेंस लास्ट ईयर अक्रूवल था, पे कब हुआ? तो पेमेंट बेस पे आप उसको इस साल का एक्सपेंस मान लेंगे, या उसको आप लाइबिलिटी से एडजस्ट करेंगे? सब पढ़ा ना आपने। ये सब आपने क्यों किया? कौन से कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर किया? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो ये जो गवर्नमेंट ग्रांट का टॉपिक है, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या कह रहा हूं? इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? इनकम और एक्सपेंस को आपस में मैच कर।
जिस एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए मुझे क्या मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट। तो ग्रांट ने क्या किया, एक्सपेंस को कंपनसेट किया। एक्सपेंस होने की वजह से मेरी जेब से पैसा जाता है या आता है? तो कैश या बैंक डेबिट होता है या क्रेडिट होता है? आवाज नहीं आई। तो डेबिट साइड को मैं क्या मानता हूं? कितने कम लोग बोल रहे हैं, एक्सपेंस। तो गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से मेरी जेब में क्या होगा, पैसा आएगा। आवाज नहीं आ रही, टॉपिक को मैं चला रहा हूं आगे। गवर्नमेंट ग्रांट की वजह से मेरी जेब में पैसा आएगा। तो गवर्नमेंट ग्रांट की क्रेडिट साइड को मैं क्या मानूं? आवाज नहीं आई, क्या मानूं? इनकम। मिसाल, आपने इस साल अपने एम्प्लॉइज को 1 लाख रुपए की सैलरी पे की, मान लें कोई अक्रूवल नहीं है, जो पेड है वही इनकर्ड है। ये तो समझ में आता ना, इनकर्ड और पेड। अब ऐसा ना हो कि मुझे फिर वही जगाना पड़े। तो आपने सैलरी एक्सपेंस की एंट्री क्या बनाई, सैलरी एक्सपेंस डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। मान लें इसमें से 40,000 रुपए गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट के तौर पे कर दिए। ग्रांट कितनी रिसीव हुई, उसकी वजह से कैश या बैंक कितने से डेबिट हुआ। तो इसका मतलब आपकी जेब से जो पैसा गया था खर्चे के तौर पर, उसमें से कुछ पैसा आपकी जेब में वापस आ गया। तो उसने क्या किया, आपके एक्सपेंस को। अब एक्सपेंस का कम होना या तो इनकम की सूरत में रिकॉर्ड कर दें या एक्सपेंस को ही कम कर दें। यस और नो बताइए। तो आप एंट्री क्या बनाएंगे, कैश या बैंक डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। इस तरह जो एसओसीआई बनेगी उसमें 1 लाख का क्या होगा, एक्सपेंस होगा, 40,000 की क्या होगी, और उस एसओसीआई पे नेट इफेक्ट वो होगा जो असल में आपकी जेब से गया है। कितना, 60,000 नहीं। लेकिन फर्ज कीजिए गवर्नमेंट आपको आपके एक्सपेंस का 40% रीइंबर्स कर रही है, लेकिन वो 1 साल का नहीं बल्कि 2 साल का। तो आपको 2 साल के एक्सपेंस के पैसे आज ही एडवांस में मिल गए हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट के पैसे जेब में कितने आ गए हैं, 2 साल के, या 2 साल के एक्सपेंस के। आवाज नहीं आई। लेकिन अभी एक्सपेंस इनकर कितने साल का हुआ है। तो अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, उस 1 साल के एक्सपेंस से गवर्नमेंट ग्रांट का एक हिस्सा मैच करे या दोनों हिस्से मैच करे। बोले बोले। तो फिर जो दूसरा हिस्सा जेब में आ गया है उसको इनकम बोले। फिर इनकम बोलेंगे तो वो आज ही कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड। तो उसको क्या बोले, तो ये एक ऐसी जो फ्यूचर इनकम होती है उसको हम क्या मानते हैं, लाइबिलिटी। और उस लाइबिलिटी को हम कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। और उस अनअर्न्ड इनकम को हम IAS 20 में कहेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। क्या बोलेंगे, यानी डेफर्ड इनकम। ऐसी इनकम जिसका इनकम बनना एसओसीआई में जाना बतौर इनकम। एसओसीआई में लाइबिलिटी जाती है, कमाल है यार। एसओसीआई में बतौर इनकम जाना हमने वक्ती तौर पे क्या कर दिया है, डेफर्ड कर दिया। तो आज हम उसको इनकम नहीं मान रहे बल्कि क्या मान रहे, लाइबिलिटी मान। जितना आप अपनी बेसिक अकाउंटिंग लगाएंगे उतना आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, चलें, यहां तक बात समझ में आती है। चल, अब इसका एक बुनियादी क्राइटेरिया पढ़ लें, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग शुरू करनी। रिकग्निशन, आवाज ही क्या, रिकग्निशन क्राइटेरिया। वो कहता है गवर्नमेंट का जो रिसोर्स तुम्हें ट्रांसफर हुआ है वो ग्रांट होना चाहिए, वो लोन नहीं होना चाहिए। जो रिसोर्स अगर आज तुम्हें मिल रहे हैं, अगर तुम्हें कल क्या करने पड़ेंगे, वापस, और ये बात तुम आज जानते हो कि कल वापस करने पड़ेंगे, तो फिर ये ग्रांट नहीं है, फिर ये तो है ही लायबिलिटी। क्या है, लोन।
समझे बात या नहीं? लेकिन हाँ, अगर तुम ये जानते हो तुम गवर्नमेंट की कंडीशन क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, पूरी कर लोगे, तो फिर तुम उसको क्या मानो, ग्रांट मानो। अब देखो लिखा हुआ क्या आ रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट। नॉन मॉनेटरी ग्रांट मतलब वो ग्रांट जो कैश की शक्ल में नहीं मिली। जमीन मिल गई, लाइसेंस मिल गया, शल नॉट बी, इस जुमले बाद में बात करूं, शल नॉट बी अंटिल देयर इज अ रीजनेबल अश्योरेंस। अश्योरेंस किसे कहते हैं? अश्योरेंस, अश्योरेंस तसल्ली को, इत्मीनान को, मुतमईन होने को। आप अपनी पढ़ाई से कितने मुतमईन? सवाल। हाईली अश्योर्ड, जवाब दे। अच्छा, रीजनेबल अश्योरेंस का मतलब यहां पर यह है कि जो भी हालात और मामलात हैं या गवर्नमेंट की बताई गई क्या है, कंडीशंस हैं, उनको हम मुस्तकबिल में पूरा करते हुए अगर नजर आ रहे हैं, ये है रीजनेबल अश्योरेंस। यानी आज हमें कोई ऐसा इवेंट नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से हम गवर्नमेंट की बताई गई कंडीशन पूरी होती हुई ना देख पा रहे। तो अगर आज गवर्नमेंट ने जो पैसा हमें दिया है और जिन कंडीशंस के साथ दिया है, वो कंडीशन हमें अगर पूरी होती हुई नजर, इस बात की हमारे पास क्या है, रीजनेबल अश्योरेंस। अब इसके लिए, इसके अगेंस्ट एक लफ्ज इस्तेमाल होता है, एब्सोल्यूट अश्योरेंस। क्या? ये टर्म इस्तेमाल होती है ऑडिट में। क्या इस्तेमाल होती है? अब अगर थोड़ा सा आप इस लफ्ज को समझना चाह रहे हैं तो मैं इस लफ्ज को एक्सप्लेन कर देता हूं। ऑडिट रिपोर्ट सुना है आपने? आवाज नहीं आ रही। ऑडिट रिपोर्ट सुना है आपने? क्या होती है ऑडिट रिपोर्ट? ऑडिट क्या होता है? थोड़ा सा इससे हटके बात कर रहा हूं ताकि आप लफ्ज समझ जाएं, उसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊं। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? ऑडिट क्यों होता है? आप क्यों ये प्रोफेशन कैरी ऑन कर रहे हैं? प्राइमरी तो आपका काम ऑडिट है ना। सिग्नेचर क्वालिफिकेशन दैट इम्पार्ट्स टू लीड, इस जुमले का क्या मतलब है? या एक आपका स्लोगन है, नारा है, सिग्नेचर क्वालिफिकेशन दैट इम्पार्ट्स टू लीड। इस नारे का क्या मतलब है? नहीं सुना कभी आपने? है नहीं सुना? सुना तो होगा यार, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपका सिग्नेचर होगा। भाई देखें, अब भी अगर आपको ये नहीं पता तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं बिजनेस की एक शक्ल ऐसी है जिसमें मालिकान घर बैठे होते हैं। वो कौन सी शक्ल है? कंपनी। चला कोई और रहा होता है, कौन? डायरेक्टर। तो मालिकान घर बैठे हैं कंपनी की शक्ल में, रिसोर्सेस किसके हाथ में? मिस यूज कर सकते हैं, अपने जाती इस्तेमाल में भी ले सकते हैं। तो अब उनको, किनको? शेयर होल्डर्स को कोई अश्योरेंस दे, इत्मीनान दिलाए कि हमारे वसाइल जो हमने इस कंपनी में क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, उनका सही इस्तेमाल हो रहा है या। तो जो एक साल की क्या बनेंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें जो प्रॉफिट्स आ रहे होंगे, उसमें जो एसेट दिखाए जा रहे होंगे, उन एसेट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या करवाया जाएगा? ऑडिट करवाया जाएगा। अब वो क्या करेगा? पूरे साल का डेटा लेके बैठ जाएगा, या वो ऑडिट करेगा सैंपलिंग बेसिस पर? किस बेसिस पर करेगा? सैंपलिंग बेस का मतलब क्या है? वो जैसे आप देखते हैं ट्रक जा रहे होते हैं, रास्ते में किसी ट्रक को पुलिस वाले ने रोका, उनको लगता है कि इसमें क्या है, चर्स है,
चावल नहीं है, क्या करेंगे? वो सारी बोरियां उंडेल देंगे या रैंडमली सैंपलिंग बेसिस पर क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब इसमें दो चांस हैं, क्या हो सकता है? हो कहीं छुपी हुई चर्च और आगे निकल जाए, सही है। और दूसरा चांस ये है कि हो ही ना। तो जितनी उन्होंने जांच पड़ताल की उसके हिसाब से वो बोलेंगे हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं कि इसमें ऐसी कोई चीज मौजूद नहीं। जितना सैंपलिंग बेसिस पे हमने इसको चेक एंड बैलेंस किया तो हम रीजनेबल अश्योरेंस देते हैं। एब्सोल्यूट अश्योरेंस कब होगी? जब एक एक बोरी को, ये एब्सोल्यूट अश्योरेंस। इस तरह जब तक एक एक अकाउंट का ऑडिट ना हो तब तक एब्सोल्यूट अश्योरेंस प्रोवाइड। तो जो ऑडिट होता है ना, उसमें ऑडिटर अपनी जो ऑडिट रिपोर्ट देता है उसमें वो कहता है मैं आपको रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैंने जो ऑडिट किया उसके मुताबिक मैं रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा हूं कि मैंने तमाम चीज़ों को ठीक पाया। लेकिन इसका मतलब स्टिल उसमें फ्रॉड हो सकता है, स्टिल उसमें एरर्स हो सकते हैं जो किसके सैंपल में ना आए हों। समझे? ये लफ्ज समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या है? ग्रांट की जो भी कंडीशंस हैं उसको आप अपने आप को पूरा करता हुआ देख रहे हैं। अगर इस बात की आपके पास क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस है, तो फिर इसका मतलब वो ग्रांट का पैसा आप अपने पास रिटेन होता हुआ देखेंगे, वो आपको वापस नहीं करना पड़ेगा, वो लोन नहीं कहलाएगा। तो फिर आप उसको लोन के बजाय ग्रांट के तौर पे क्या करेंगे? रिकग्नाइज करेंगे। लेकिन अगर आपको आज ही पता है कि हम गवर्नमेंट की शराइत पूरी नहीं कर पाते, इस बात की आपके पास कोई रीजनेबल अश्योरेंस भी मौजूद, तो फिर ये ग्रांट ग्रांट नहीं है, ये लोन है। बस ये पैसा आ गया है, कल क्या करना है? वापस करना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो गवर्नमेंट ग्रांट्स इंक्लूडिंग नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स एट फेयर वैल्यू shall not be recognized until there is a reasonable assurance that the entity will comply with the conditions attaching to them and the grants will be received. बास केसेस में ग्रांट पैसे पहले मिल जाते हैं, कंडीशंस बाद केसेस में कंडीशन पहले पूरी करनी होती है, पैसे बाद में मिलते हैं। और अगर कंडीशन पूरी करने पर अनाउंसमेंट किसकी की हुई हो? शहबाज शरीफ की, तो रीजनेबल अश्योरेंस होती नहीं है कि पता नहीं पैसे मिले या ना मिले। हमारे यहाँ क्या होता है, एक वजीर आजम जाता है, ऐलान करता है, ऐलान कि भाई ये जो यहाँ पे सैलाब आया था, सैलाब जदगान में हर बंदे को 5-5 लाख रुपए हम तकसीम कर रहे हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ। अब ये 5-5 लाख रुपए क्या होता है? सिर्फ क्या होता है? ऐलान। ये सिर्फ क्या होता है? ऐलान। ऐलान बस। उसके बाद ये किसी को मिलेंगे या इस बात की अगर रीजनेबल अश्योरेंस भी नहीं है तो आप इसको रिकग्नाइज नहीं कर सकते। तो ये एक सिनेरियो है, इसको समझने की जरूरत है। रिसिट ऑफ ग्रांट डज नॉट इटसेल्फ प्रोवाइड अ कंक्लूसिव एविडेंस दैट द कंडीशंस अटैचिंग टू द ग्रांट हैव बीन और विल बी। उसने कहा ख्याल रखना, अगर ग्रांट के पैसे पहले आ गए हैं तो पैसे मिलने का मतलब ये नहीं है कि तुमने ग्रांट की कंडीशन क्या कर दी? पूरी कर दी। ये तुम्हें पता है कि तुम गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो सिंपल है, गवर्नमेंट से जो पैसे मिलेंगे उसकी 2 डबल एंट्रीज हैं। अगर रीजनेबल अश्योरेंस है तो डबल एंट्री बनेगी कैश या बैंक डेबिट। और जिस मकसद के लिए ये ग्रांट मिली वो मकसद फ्यूचर में है, पूरा होगा, तो वक्ती तौर पे हम उस ग्रांट को ग्रांट तो मानेंगे लेकिन उसके इनकम होने को डेफर्ड कर देंगे। एंट्री क्या बनी? डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। और डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट को हम इनकम नहीं बल्कि अनअर्न इनकम मानेंगे। क्या मानेंगे? लाइबिलिटी। लेकिन अगर आज जो गवर्नमेंट से पैसे मिले हैं, हमें आज ही पता है कि हम गवर्नमेंट की कंडीशन पूरी, तो डबल एंट्री क्या बनेगी? कैश या बैंक डेबिट, लोन क्रेडिट, कि भाई ये पैसे कल वापस देने हैं कंफर्म, क्योंकि हम कंडीशन पूरी, तो बस पैसे तो आ गए हाथ में, तो अब इसको लोन की तरह इस्तेमाल करते हैं, कल वापस करते हैं। समझे कुछ बात या नहीं?
अब अप्रोचेस टू रिकग्निशन यानी डबल एंट्री बनाने की अप्रोच। तो एक अप्रोच क्या लिखी हुई है, एक अप्रोच क्या लिखी हुई है, कैपिटल अप्रोच से मुराद क्या है, कैपिटल ग्रैंड नहीं है बेटा। कैपिटल अप्रोच से मुराद ये है कि देखो कहीं से भी जो पैसा आ रहा है, अब देख लो यार, आपको जो बेसिक सिखाई गई है उस पे आप नहीं आ रहे हो। एसेट के बढ़ने को वजह देना, एसेट के कम होने को वजह देना क्या है, अकाउंटिंग है। बोले जवाब दे। एसेट बढ़ा बिजनेस के ओनर की वजह से, इक्विटी, यस और नो। एसेट बढ़ा किसी आउटसाइडर की वजह से, क्या कहेंगे उसको, लाइबिलिटी। एसेट बढ़ा, ना ये ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, ना ये लाइबिलिटी है, इनकम। तो उसका मतलब ये हुआ डेबिट साइड पे अगर एसेट बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड के आउटकम तीन है, तीन आउटकम है। क्या बढ़ी, इक्विटी। क्या बढ़ी, क्या बढ़ी, इनकम। तो जो गवर्नमेंट ग्रांट है ना, गवर्नमेंट ग्रांट, वो इक्विटी तो नहीं है। क्यों, गवर्नमेंट शेयर होल्डर है, गवर्नमेंट इक्विटी पार्टिसिपेंट है। तो इसका मतलब गवर्नमेंट ग्रांट की जो क्रेडिट साइड है, कैश या बैंक तो क्या हो गया, डेबिट हो गया। जो गवर्नमेंट ग्रांट की क्या है, क्रेडिट साइड है। उस क्रेडिट साइड पर इफेक्ट या तो आएगा डेफर्ड इनकम का, यानी लाइबिलिटी का, बोले बोले शाबाश, या फिर इफेक्ट आएगा इनकम का। यानी या तो आज हम सीधा सीधा क्या मान लेंगे उसको, इनकम। वजह वजह वजह, वो आगे बढ़, आगे अल्फाज आ रहे हैं अभी बोल रहा हूं, सुनिएगा। हो सकता है गवर्नमेंट ने हमें इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे पैसे दे दिए हो, मतलब गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं, उसके बदले हमें कुछ भी नहीं करना, कोई कंडीशन पूरी। ऐसी ग्रांट को आगे जाकर आप लफ्ज बोलेंगे इमीडिएट फाइनेंशियल, क्या इमीडिएट। तो अगर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट होगी तो डायरेक्ट एंट्री क्या बनेगी, शाबाश, कैश या बैंक डेबिट, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। गवर्नमेंट अगर आपके किसी पास्ट एक्शन को कंपनसेट कर रही है, 5 साल तक लेबर टर्नओवर को लो रखना, वो हो गया माजी, माजी हो गया। उन लेबर्स की सैलरीज ऑलरेडी कहां चार्ज हो चुकी है, प्रॉफिट एंड। तो अब पास्ट एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए क्या मिली है, ग्रांट मिली है, डबल एंट्री, कैश या बैंक डेबिट, ग्रांट, इनकम, क्रेडिट। इसको भी आपने डेफर्ड, डेफर्ड वहां होगा जहां मैचिंग कॉन्सेप्ट लाना है। हाँ, अब अगर ग्रांट मिलती है फ्यूचर, आवाज नहीं आ रही यार, पार्टिसिपेट करो। अब अगर ग्रांट मिलती है फ्यूचर एक्सपेंस को मीट करने के लिए, अब अगर ग्रांट मिलती है एसेट को खरीदने के लिए, एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो इन दोनों सूरतों में जो पैसे आएंगे वो कैश या बैंक के तौर पर डेबिट होंगे, और ग्रांट जो होगी वो डेफर्ड इनकम के तौर पे क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब आप बोलें क्यों, पहले का जवाब, एक्सपेंस कब इनकर होगा, फ्यूचर में। तो एक्सपेंस जिस एसओसीआई में एक्सपेंस बनेगा, ग्रांट वहां जाके क्या करेगी, उसको मैच करेगी। अब आप बोले सर एसेट क्यों, तो भाई एसेट आज क्या बना, एसेट फ्यूचर में क्या होगा, कंज्यूम। तो जिस ईयर में उसकी डेप्रीसिएशन एसओसीआई में आएगी, ग्रांट भी उसी साल जाके उस डेप्रीसिएशन के इफेक्ट को रिड्यूस करे। बैकग्राउंड सही बन गया, टॉपिक कंट्रोल में आ गया। बहुत छोटा और सिंपल टॉपिक है। आया मकसद समझ या नहीं आया? अच्छा जी। तो बहुत से लोग हो सकता है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ना करते हो, वो ग्रांट को कैपिटल अप्रोच पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी वो डायरेक्ट एंट्री बनाते हो, बैंक डेबिट, इक्विटी, क्या इक्विटी क्रेडिट, क्या बेटा बैंक डेबिट, बोलिए प्लीज। इस पे लगाया मैंने क्या, IS 20 डज नॉट अलाउ
कैपिटल अप्रोच से मुराद क्या है? एसेट के इजाफे को ग्रांट की शक्ल में क्या मानना? इक्विटी मानना। अब कौन सी अप्रोच? यही तो जबानी बताई मैंने आपको। तो इसका मतलब ये हुआ, इनकम अप्रोच के तहत हमारे पास दो बातें हैं। पहली बात, दूसरी बात, ये लिख लो जी शाबाश, अपने पास बना लो इसको जल्दी से। इनकम अप्रोच के तहत ग्रांट की डबल एंट्री दो तरीकों से बन सकती है। शाबाश, जल्दी जल्दी जल्दी। क्या लिखा हुआ है? करंट पीरियड। क्या लिखा हुआ है? फ्यूचर पीरियड। लिखा बेटा? अच्छा जी, करंट पीरियड बोर्ड पे देखिए। करंट पीरियड का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए विदाउट एनी अटैचमेंट ऑफ कंडीशन। इसको क्या नाम दे? यानी गवर्नमेंट पैसे दे रही है इसके बदले, या गवर्नमेंट आपके किसी पास्ट एक्शन को या किसी लॉस को कंपनसेट कर रही। सैलाब आ गया, इन्वेंट्रीज आया हो गई, बाद में गवर्नमेंट ने कंपनसेट कर दी। जवाब दें। आपने लो एम्प्लॉय टर्नओवर क्या किया? मेंटेन किया। ये आपका आज का एक्शन नहीं है, इसको गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? कंपनसेट कर दिया। गवर्नमेंट आपके किसी पास्ट एक्ट को देखते हुए ग्रांट दे रही है। ठीक है भाई, मिसाल के तौर पे भाई ये मोहल्ले में बच्चों को गिल्ली डंडा खेलना सिखाता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट देख रही है यार बड़े अच्छे से, बड़े लंबे अरसे से यार ये बच्चों को कोचिंग सर्विस देता रहता है, दिन भर गेम सिखाता रहता है, ओलंपिक्स में एक दिन पाकिस्तान जो होगा वो गोल्ड मेडल लेगा, ठीक है? तो गवर्नमेंट ने इसको देखा कि यार इसका जो स्पोर्ट्स क्लब है या एकेडमी है, वो एकेडमी क्या कर रही है? बच्चों को गेम्स खिला रही है। तो अब गवर्नमेंट इसके इस काम को देखते हुए क्या दे रही है? इसकी एकेडमी को पैसा। क्या बोले इसको हम? पास एक्शन, एक्सपेंस। तो इसका मतलब गवर्नमेंट फ्यूचर में हमसे कोई कंप्लाइंस नहीं मांग रही, पास्ट को देखते हुए क्या कर रही है? गवर्नमेंट हमें कंपनसेट कर रही है। तो ये क्या है? ये सीधा इंपैक्ट कहां जाएगा? पैसे आ गए, बैंक डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। और सिर्फ गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, तो शहबाज शरीफ ने किया तो यकीन मत कीजिएगा, ट्रम्प ने किया तो बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो ऐलान किया है। अगर गवर्नमेंट ने कहा जी हम आपकी पास्ट सर्विस को कंपनसेट करेंगे, इसके बदले हम आपको इतने पैसे देंगे, तो अगर आपको लगता है रीजनेबल अश्योरेंस है कि गवर्नमेंट ये पैसे, तो फिर आप बैंक को डेबिट करने के बजाय रिसीवेबल को डेबिट करके इनकम को क्रेडिट कर सकते हैं। ये जो पॉइंट आया था ना वहां पर कि रीजनेबल अश्योरेंस को आपको पैसे मिलेंगे। समझी बात ही नहीं? अब इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं एक। शायद आपने इंटरनेट के ऊपर एजुकेशनल एक्टिविटीज से मुताल्लिक एक सर्विस देखी हो, उसका नाम है खान अकेडमी। आप में से कितने लोग खान अकेडमी के बारे में जानते हैं? बहुत कम लोग जानते हैं। ये एक एजुकेशनल वेबसाइट है जो एक साहब हैं, उनका नाम सलमान खान है, उन्होंने हंस रहे हो यार तुम, इसमें हंसने वाली बात क्या? नाम बताया मैंने, ठीक है? उन्होंने बनाई थी, और कैसे बनाई थी कि उनके किसी रिश्तेदार को मैथ्स पढ़ने में क्या थी? प्रॉब्लम थी।
तो फिर वो ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करके उसकी मैथ्स में हेल्प करते थे, और साथ साथ वो वीडियोस यूट्यूब पे भी लोगों ने देखना शुरू किया, बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया, तारीफ हुई, फिर वो एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर बन गया, उसमें फिर सिर्फ मैथ्स नहीं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स क्या हो गए, शामिल हो गए। यहाँ तक कि अमेरिका के स्कूल्स में पढ़ाने का निज़ाम ये हो गया कि टीचर्स वहाँ पर जो टैबलेट्स के ऊपर खान एकेडमी का लेक्चर लगा के देते थे, बच्चों को कहते कि देखो जो बात समझ ना आए पूछो। तो उनका स्कूल का निज़ाम ही कहाँ शिफ्ट हो गया। इस बात को देखते हुए माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स ने इन साहब को क्या किया, इनवाइट किया, और शायद 2 या 3 मिलियन डॉलर का चेक भी इनके हाथ में थमा दिया। क्या बोले इसको, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। किस बात पर, माजी के किसी एक्शन की बुनियाद। क्या इस पैसों के बदले बिल गेट्स कोई फ्यूचर कंप्लायंस मांग रहा है। अब बिल गेट्स का एक इदारा है जो पाकिस्तान को पोलियो की वैक्सीन प्रोवाइड करता है, नहीं पता आपको इस बात का। ये जो पोलियो वैक्सीन चलती है, घर घर कैंपेन चलती है, ये हुकूमत पाकिस्तान के पैसों से नहीं होती, ये सारा पैसा अमेरिका से आता है और बिल गेट्स फाउंडेशन देती है। तो फिर अगर आप एक हॉस्पिटल हैं और आपको बिल गेट्स फाउंडेशन की तरफ से वैक्सीन मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है, तो बिल गेट्स फाउंडेशन भी गवर्नमेंट की डेफिनेशन में चला जाएगा और उसकी अकाउंटिंग IAS 20 के मुताबिक होगी। समझे हैं कुछ बात या नहीं। वो क्योंकि ये प्रोसेस थ्रू होगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO प्रोवाइड करेगा, स्पॉन्सर बैक पे इनका होगा। WHO को हमने कहाँ काउंट किया था, गवर्नमेंट में। अब सोचें आप, आपके इर्द गिर्द बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। खैर बहरहाल, अगर इनकम अप्रोच के तहत ग्रांट मिल रही है, उसका ताल्लुक आज से नहीं बल्कि फ्यूचर से। कैसे, फ्यूचर कंप्लायंस है, या ग्रांट फॉर एसेट है, या ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंस है। तो फिर हम आज जो ग्रांट के पैसे मिले हैं उसकी डबल एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक डेबिट डेफर्ड इनकम, यानी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रेडिट। डेफर्ड इनकम इज इक्वल टू अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम इज इक्वल टू लाइबिलिटी। लेकिन सर लोन और लाइबिलिटी में बड़ा फर्क होता है, सॉरी लोन और अनअर्न्ड इनकम में फर्क होता है। क्या फर्क होता है बताएगा। लोन में, लोन भी लाइबिलिटी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, दिमाग को पैगाम पहुंचाएं। लोन भी लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट वाला फर्क नहीं पूछ रहा मैं, लोन भी लाइबिलिटी है। आवाज नहीं आ रही। डेफर्ड इनकम यानी कि अनअर्न्ड इनकम भी लाइबिलिटी है। फिर भी एक बहुत बुनियादी फर्क है। लोन जब लाइबिलिटी के तौर पे खत्म होगा तो हमारी जेब से कैश जाएगा, यानी लोन सेटलमेंट होते वक्त क्या होगी, डिलीवरी ऑफ कैश। लेकिन जब अनअर्न्ड इनकम लाइबिलिटी के तौर पे क्या होती है, रिवर्स होती है, तो कोई कैश क्रेडिट नहीं होता, इनकम क्रेडिट होती है। अनअर्न्ड इनकम अपने आप को कन्वर्ट करती है किसमें, इनकम में। ये बड़ा बुनियादी फर्क है। इसको अकाउंटिंग में कहते हैं मॉनेटरी लायबिलिटी और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी। मॉनेटरी लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अपने आप को सेटल करती है कैश की शक्ल में, और नॉन मॉनेटरी लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो अपने आप को कैश की शक्ल में सेटल नहीं करती। लायबिलिटी खत्म तो हो रही है लेकिन अब वो बन क्या रही है, इनकम। ये छोटी छोटी मामूली बातें लगती हैं, इनको समझना याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये स्ट्रक्चर है, यही अकाउंटिंग है, यही सब कुछ है। बाद में इसकी सारी की सारी क्या है, प्रैक्टिस। क्या ये फोटो है जो कल भी खींचा गया था, आज भी खींचा जा रहा है।
यार कब बड़े होगे तुम बताओ जुरेज। तो अभी भी आपके पास वक्त है। अब एक एक चीज सुन लें, जिस क्लास में सिर्फ डिस्कशन हुआ हो, ज़्यादा काम ना मिला हो, घर पे काम का बर्डन कम हो, तो फिर उसको इस्तेमाल करते हैं दूसरे सब्जेक्ट को यूटिलाइज करने के लिए या पिछले पढ़े हुए सब्जेक्ट को रिटेन करने के लिए। तो अगर मिसाल के तौर पे आज मैं क्लास यहाँ एंड करता हूँ फिल वक्त इतना डिस्कशन करने के बाद, तो आपको करना क्या है, घर जाकर अकमल ब्रदर उठा लेना है, फुल स्पीड इंटरप्राइज उठा लेना है। एमजे का क्या हुआ? किसी ने भी सॉल्यूशन तो मांगा नहीं मुझसे। सॉल्यूशन होता तो ठीक था, नहीं तो ज्यादा ठीक था। अच्छा सॉल्यूशन क्यों नहीं दिया मैंने आपको? क्योंकि सॉल्यूशन देता तो सबका आंसर ठीक था। आप अपने आप से मुखलिस नहीं है। सॉल्यूशन कॉपी पेस्ट करना कोई सॉल्यूशन? जी जी। किसका? अल्फा एंटरप्राइज का पूरा नहीं लिखा हुआ, जो मैंने बोर्ड भेजा है उसमें अल्फा एंटरप्राइज का आंसर पूरा नहीं लिखा हुआ। मैंने वैसे क्लास में पूरा करवाया था। अब मुझे याद नहीं आ रहा अल्फा एंटरप्राइज कौन सा सवाल आप रेफर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 36 तो पूरी करवाई थी ना मैंने क्लास में, डिस्कस की होगी वीडियो में, सारी वर्किंग बताई होंगी उसकी। कुछ समझ नहीं आ रहा आपको उसमें? डेप्रीसिएशन, यही तो मसला है सबसे बड़ा। चलें आप डिस्कस कर दीजिएगा, वरना मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो वक्त मिल रहा है उसको इस्तेमाल करें।